हेलो एवरीवन। तो अभी आज हम शुरू करेंगे थर्ड। हमारा थर्ड डेटा स्ट्रक्चर जो है वो है डेटा फ्रेम। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था वेक्टर और लिस्ट को। तो सबसे पहले हैशटैग डेटा फ्रेम, ये है हमारा थर्ड डेटा स्ट्रक्चर। डेटा फ्रेम बेसिकली अगर हम बात करें तो ये एक तरीके से हमें टेबुलर फॉर्म में कैसे अपने डेटा को रिकॉर्ड करना है। इसमें एक तरीके से मैट्रिक्स होती है जिसमें कई सारे कॉलम्स होंगे। जैसे सपोज फर्स्ट कॉलम में हमने न्यूमेरिक वेक्टर लिख दिया या कैरेक्टर वेक्टर लिख दिया, किसी लिए स्टूडेंट्स के नाम जो है वो फर्स्ट कॉलम में है। सेकंड कॉलम में हमने लिख दिया न्यूमेरिक वेक्टर, जैसे कि हमने न्यूमेरिक डेटा टाइप लिख दिया, जैसे स्टूडेंट्स की कितनी एज है वो शो कर दिया। थर्ड हमारा लॉजिकल हो गया कि हमने उसमें बता दिया जैसे मेल फीमेल या ट्रू फॉल्स प्रेजेंट एब्सेंट, तो वो हमारा थर्ड लॉजिकल हो गया। तो इस तरीके से एक मतलब टेबुलर फॉर्म में हम डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, वो अपना डेटा फ्रेम होता है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें डेटा फ्रेम बनाना है तो हम उसके लिए क्या कोड यूज करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं कोई डेटा फ्रेम बनाऊंगी तो सेम चीज मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको कुछ नाम देना होगा। जैसे मैं अगर डेटा फ्रेम बना रही हूँ तो मैं उसे DR नेम देती हूँ। ठीक। अब डेटा फ्रेम बनाने के लिए कमांड होता है डेटा डॉट फ्रेम। तो देखो आपको नीचे यहाँ दिख भी जाएगा डेटा डॉट फ्रेम। अब डेटा फ्रेम जो होता है वो लेंथी है, तो हम क्या करते हैं, जैसे अगर आप भूल भी जाओ तो इसमें यहाँ पर ऑलरेडी शो करता है रो नेम्स चेक रोज इस तरीके से। बाकी हम क्या है, इसे एंटर करके एक एक चीज लिखते जाएंगे। जैसे सबसे पहले मुझे फर्स्ट नेम, फर्स्ट में चाहिए कि बच्चों का नाम आना चाहिए, तो नेम इज इक्वल्स टू, अब मैं सी फंक्शन का यूज करूंगी स्मॉल में। अब मैं इसके अंदर नेम जो है वो हमारा क्या है, करेक्टर वाला है, तो मतलब मुझे टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, तो मैं इन्वर्टेड कॉमा में लिखूंगी। जैसे पहले मैंने नाम लिख लिया राम, मैंने फिर लिखा मोहन, इसको भी मैं इन्वर्टेड कॉमा में लिखूंगी। मोहन फिर कॉमा, कॉमा हर एक के बाद अपन को लगाना है। फिर उसके बाद रोहन। तो मैंने ये नेम्स लिख लिए। अब जब हमने नेम्स लिख लिए उसके बाद अब एक तो करेक्टर वाला हो गया, दूसरा मुझे लिखना है, अब जैसे सी का यहाँ पर ब्रैकेट खुला है, यहाँ क्लोज भी करने का ध्यान रखना है। अब मैं लिख देती हूँ एज। एज जो है तो उसमें अपन को नंबर्स लिखने होंगे। एज जो है नंबर्स लिखनी है तो उसमें हम लिखेंगे सब, उसमें इन्वर्टेड कॉमा की जरूरत नहीं है, तो इन लोगों की एज लिख दी हमने। चार लोग हैं तो चार ही अपन एज लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एंटर। अब मैं कुछ जेंडर लिखना चाहती हूँ सपोज, तो जेंडर इज इक्वल्स टू फिर सेम सी। अब उसमें मैं लिखूंगी मेल। रोहन का, मोहन का भी मेल, इसका फीमेल, फिर से मेल, ठीक है। और ये जो यहाँ पर डेटा फ्रेम वाला ब्रैकेट खुला था वो सेम यहाँ पर ब्रैकेट अपना बंद हो गया, तो ये पूरा कमांड हमारा क्रिएट हुआ, कंट्रोल एंटर। ये एरर बोल रहा है अभी, हमने एज का कमांड लिखा। अच्छा, अभी ये एरर पता है क्यों बोल रहा है, क्योंकि हमने पहला लिखा नेम। अब हमें इसको बताना है नेम के बाद कॉमा लगा के, फिर एज के बाद फिर कॉमा लगा के, और लास्ट वाले में ब्रैकेट बंद। अब एरर नहीं आएगी, तो कॉमा का विशेष ध्यान रखना है। कंट्रोल एंटर। अभी ये हमारा डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया। DR चार ऑब्जर्वेशन है, 3 वेरिएबल है। ये हमें इस तरीके से दिख रहा है यहाँ पे, नेम में करेक्टर राम मोहन सीता रोहन, एज में न्यूमेरिक 24 26 28 30, जेंडर में मेल मेल फीमेल फीमेल। अब मुझे इसको प्रिंट करके देखना है कि मेरा जो डेटा फ्रेम है वो किस तरीके का आ रहा है, तो मैं क्या कमांड यूज करूंगी, यहाँ पे कर्सर पे प्रिंट पॉपअप हो रहा है, उस पर क्लिक करके मैंने नाम दिया है इसको DR, तो DR ही टाइप करेंगे, कंट्रोल एंटर। तो ये इस फॉर्म में शो हो रहा है, हेडिंग नेम, उसके नीचे सारे नाम आ गए, एज उसके नीचे सारी एज, और जेंडर उसके आगे जेंडर शो होने लगा, ठीक है। अब अगर मुझे स्पेसिफिक एलिमेंट को एक्सेस करना है डेटा फ्रेम में, हैशटैग असेसिंग स्पेसिफिक एलिमेंट फ्रॉम
डेटा फ्रेम। उसके लिए अगर मुझे एक स्पेसिफिक कॉलम एक्सेस करना है तो मैं क्या करूंगी? सपोज मैं पी नाम दे देती हूँ उसे एक्सेस करने के बाद। dr, इसमें ध्यान रखना है उधर अपन एक्सेस करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते थे, यहाँ पे डॉलर का साइन यूज करना है। अब डॉलर का साइन यूज करते ही वो पूछेगा किसे एक्सेस करना है, dr जो है वो मेरे डेटा फ्रेम का नाम है। फिर डॉलर का साइन, अब मुझे जेंडर एक्सेस करना है तो जेंडर, कंट्रोल एंटर। ठीक है। अब उसके बाद मुझे प्रिंट करके देखना है पी को, तो प्रिंट पी, तो मुझे जेंडर शो हो जाएगा, मेल मेल फीमेल मेल। जो मेरा जेंडर था वहां पे ये लिखे हुए थे वो सारे मुझे एसेस किया मैंने, उसको नाम पी दिया, उसमें शो होने लगा। अब सपोज मैंने लिख तो लिया, अब मुझे लग रहा है कि मेरे को एक रो और ऐड करनी है, तो अगर ऐड करनी है रोज, टू ऐड रोज इन एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम में अगर मुझको रो ऐड करनी है तो हम क्या यूज करते हैं, आर बाइंड फंक्शन का यूज करते हैं। बाइंड मतलब ऐड करने के लिए करना, और रो है तो आर, अगर कॉलम ऐड करना होता तो अपन सी बाइंड फंक्शन का यूज करते। तो अब मैं सेम एग्जिस्टिंग वाले में ही यूज कर रही हूँ, तो मैं नया नाम नहीं दूंगी। यहाँ मैंने नया नाम दिया था, अभी मुझे इसी एग्जिस्टिंग डेटा सेट में इस अपडेट करना है तो मैं डीआर ही लिखूंगी, पुराना ही नाम यूज करूंगी डीआर। अब आर बाइंड, आर बाइंड यूज करेंगे कमांड। इसके अंदर अभी मुझे किस डेटा फ्रेम में चेंज करना है, तो ये वाले डेटा फ्रेम में चेंज करना है जिसका नाम डी आर था, डी आर कॉमा। अब मुझे नई रो में क्या क्या चीजें लेके आनी है, तो मुझे लेके आना है कि भाई एक नया नाम आना चाहिए, रो इधर है, तो उस रो के लिए हमको क्या क्या चाहिए, अगर मैं इधर देखें तो हमें एक फिफ्थ नंबर पे रो ऐड करनी है, तो मुझे एक नाम बताना होगा, एक एज बतानी होगी और उसका जेंडर बताना होगा। तो मैं लिखूंगी उसके लिए, फिर मुझे सी कमांड का यूज करना पड़ेगा। नाम बताना है, टेक्स्ट है, इन्वर्टेड कॉमा में आएगा कॉमा, जेंडर बताना है, नंबर लिख देंगे, फिर उसके बाद मेल। ठीक है, कंट्रोल एंटर, तो ये हमारा ऐड हो गया। यहाँ अगर हम देखें तो डॉट 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 आने लगा, मतलब इसके बाद एक नाम और है, टीआर। ग्लोबल एनवायरनमेंट में अगर हम देखते हैं तो 5 ऑब्जर्वेशन आ गई, पहले अपनी 4 ऑब्जर्वेशन थी। अब मुझे डिटेल देखना है तो मैं क्या करूंगी, प्रिंट कमांड का यूज करूंगी, टीआर कंट्रोल एंटर, तो ये आ गया अमित, उसकी एज, उसका जेंडर। ठीक है। अब मुझे रो नहीं, मुझे कॉलम ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगी, टू ऐड कॉलम्स इन एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम, मैं सी बाइंड फंक्शन का यूज करूंगी। सी बाइंड फंक्शन का यूज करेंगे तो इसमें हम, मुझे सपोज वो ये जितने भी जने हैं, राम मोहन सीता रोहन अमित, इन सभी को मुझे कहाँ कहाँ किस किस जोन में ये लोग रह रहे हैं वो देखना है, तो मैं डी आर एग्जिस्टिंग डेटा सेट में चेंज करना चाहती हूँ। कॉलम ऐड करना है तो सी बाइंड यूज करेंगे फंक्शन। किसमें ऐड करना है, डी आर वाले डेटा फ्रेम में करना है। अब मैं क्या लिखना चाह रही हूँ कि भाई हेडिंग आनी चाहिए, जोन इज इक्वल टू, जोन के अंदर क्या क्या, हर व्यक्ति की, राम किस जोन का है, मोहन किस जोन का है, मतलब एक दो तीन चार पांच जोन्स लिखनी है। तो इन्वर्टेड कॉम सी यूज फंक्शन यूज करेंगे, फिर ये टेक्स्ट है तो इन्वर्टेड कॉमा में, कोई ईस्ट में है, दूसरे को मैं वेस्ट में लिख देती हूँ, तीसरा नॉर्थ, अगला साउथ में लिख दिया। टोटल 5 लिखने हैं, एक और ईस्ट में दोबारा कर दिया। ठीक है, कंट्रोल एंटर। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, 5 ऑब्जर्वेशन 4 वेरिएबल, जोन आ गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। मैं इसको प्रिंट करके कंसोल में देख सकती हूँ। तो ये प्रिंट होके कंसोल में दिखने लगा, जोन 2 बार से रन हो गया, तो ये 2 बार आ गया है। ठीक है। अब सपोज ये तो हमने ऐड कर ली रो, डिलीट रिमूव, ऐड कर ली रो, ऐड कर लिया कॉलम, अब मुझे रो या कॉलम डिलीट करना हो तो उस केस में मैं क्या करूंगी, जैसे हमने पहले किया था -1 वही सेम करना है। तो रिमूव अ रो एंड कॉलम, तो एग्जिस्टिंग डेटा सेट में करना है तो डी आर, अगर नए में करना, नया बनाना है डेटा सेट तो उसका नाम चेंज कर देंगे। मुझे एग्जिस्टिंग में करना है इसलिए मैं डी आर लिख रही हूँ। अभी उसे रो को एक्सेस करना है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, डिलीट करनी है तो -1 पहली रो और पहला ही कॉलम तो -1, कंट्रोल एंटर, डिलीट हो गया।
अभी आपको देखना है क्या डिलीट हुआ, प्रिंट DR, कंट्रोल एंटर। तो देखो पहली रो नेम वाला पूरा कॉलम है हट गया, और राम जो था वो पूरा हट गया। तो हमारा इतना जो डेटा था मोहन की एज से अमित की एज तक और उसके जोन्स तक, ठीक है। अब कुछ और अगर हमको डेटा फ्रेम रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए कि उसका साइज वगैरह, तो और चीजें देख सकते हैं अपन यहाँ से। एक सेकेंड, नीचे कंसोल में चला गया ऊपर। यहाँ ये हैशटैग गलती से लिख दिया है, इसको रिमूव, ध्यान रखना इसमें कुछ एक्स्ट्रा लिख जाएगा तो वो हमें कमांड में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो उस चीज का ध्यान रखते जाना है साथ साथ। अभी यहाँ पे हैशटैग, कुछ डेटा फ्रेम की अदर इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए जैसे मुझे जानना है कि साइज क्या है डेटा फ्रेम का, साइज ऑफ डेटा फ्रेम। साइज ऑफ डेटा फ्रेम जानने के लिए हम क्या देखेंगे, उसके डायमेंशंस, तो डिम कमांड का यूज करेंगे। डायमेंशंस किसका, डेटा फ्रेम का नाम है DR। तो हमने ये डायमेंशंस देखे, 4 रोज हैं और 3 कॉलम है, ठीक है, सेम पहले जैसा ही है। अभी मुझे देखना है कि इसमें रोज कितनी है, टू नो नंबर ऑफ रोज इन डेटा फ्रेम। तो मैं क्या कमांड यूज करूंगी, एन, नंबर के लिए, रोज तो रो, ये आया, छोटा वाला लेना है अपन को, इसका DR डेटा फ्रेम का, कंट्रोल एंटर। तो 4 रोज है अपने पे, ठीक है। अभी मुझे देखना है कि नहीं भाई मुझे बताओ कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो सेम, टू नो नंबर ऑफ कॉलम्स इन डेटा फ्रेम। अब नंबर के लिए एन, कॉलम के लिए कॉल, DR। 3 कॉलम है अपने यहाँ पर शो होने लगा अपन को, ठीक है। लेंथ जाननी है तो लेंथ ऑफ डेटा फ्रेम, तो अपना लेंथ की कमांड है, इस पर क्लिक कर देंगे लेंथ पर, DR। तो ये लेंथ आ गई कि हमारा जो डेटा फ्रेम है उसकी लेंथ कितनी है, 3, ठीक है। अपन ने 3 ही आइटम बचे हैं ना, एक तो डिलीट कर दिया था, तो 8 जेंडर जोन बचे हुए हैं, ठीक है। अब मुझे एक से ज्यादा डेटा फ्रेम्स जो है अगर उनको ऐड करना है, सपोज मेरे पास एक डेटा फ्रेम 1 है, एक डेटा फ्रेम 2 है, अब मुझे उनको कंबाइन करना है, तो उसके केस में हम क्या करेंगे, तो पहले तो मैं डेटा फ्रेम बनाती हूँ, टू कंबाइन 2 और मोर डेटा फ्रेम्स, ठीक है। पहला बनाती हूँ मैं, उसको नाम दे देती हूँ DR1, ठीक है। कमांड यूज करेंगे डेटा डॉट फ्रेम, एंटर। अब मुझे इसमें क्या क्या नाम देने हैं, नेम, इसमें पॉपअप वाले को सेलेक्ट नहीं करने का, C कमांड का यूज किया, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे क्योंकि अपना टेक्स्ट है। 4 नाम लिख देती हूँ मैं, ये हो गया अपना नेम। फिर मैं बताना चाहती हूँ कि सी, अब इसमें नंबर लिखना है तो इसमें इन्वर्टेड कॉमा की जरूरत नहीं है, एज लिख दी। अब मैं बताना चाहती हूँ ये सारे किस किस जोन में रहते हैं, टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, हर एक में कॉमा लगाते जाना है, और सब कुछ इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखना है, हर एक टेक्स्ट का आइटम। नॉर्थ, साउथ। तो ये तो मेरा पहला डेटा फ्रेम हुआ तैयार। इसमें क्रॉस क्रॉस बोल रहा है, मतलब वो आपको बता रहा है क्या, कॉमा लगाओ भाई कॉमा, तो यहाँ पे सबके आगे कॉमा लगा दिया, कंट्रोल एंटर। ये अपना डेटा फ्रेम DF1 तैयार हो गया। इस तरीके से आप डबल क्लिक करके यहाँ पे भी इसको टेबल फॉर्म में रख सकते हो। ये मेरा रेड हो रहा है, इसको कंट्रोल S करके मैं सेव कर दूंगी। अभी उसके बाद मुझे सेकंड डेटा फ्रेम बनाना है, DF2,
ठीक है। अब इसमें सेम डेटा डॉट फ्रेम, अब मैं इसमें दोबारा से कुछ नेम्स देती हूँ। टेक्स्ट डेटा है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा। कॉमा, अब इनकी एज देती हूँ। फिर उसके बाद इनकी जोन दूंगी। अब इनका जोन लिखा हमने। इसमें क्रॉस आ रहा है, कॉमा नहीं लगाते इसलिए। अब उसके बाद कंट्रोल एंटर, अपना सेकंड डेटा फ्रेम तैयार हो गया। ठीक है। अब उसके बाद मुझे इनको कंबाइन करना है वर्टिकली। कंबाइन करना है वर्टिकली, तो मैं क्या कमांड यूज करूंगी, आरबाइन फंक्शन यूज करेंगे अपन। अब जब कंबाइन करूंगी वर्टिकली तो मुझको इसको नया नाम देना पड़ेगा, अलग शो होगा, तो मैं इसको नया नाम डीएफ दे देती हूँ। ठीक। आरबाइन फंक्शन यूज करेंगे। ये आ गया। इसमें किस किस को कंबाइन करना है, जो हमारा DF1 था और DF2 था उनको कंबाइन करना है। डेटा फ्रेम 1 कॉमा डेटा फ्रेम 2। ये ग्लोबल एनवायरनमेंट वाला जो शो हो रहा है वही। कंट्रोल एंटर, तो ये हमारा DF डेटा फ्रेम आया। ये 6 ऑब्जर्वेशन से 3 वेरिएबल, तो पहले राम श्याम मोहन सीता भी मुझे डिटेल देखना है भाई, इसमें मजा नहीं आ रहा ग्लोबल एनवायरनमेंट में, तो मैं प्रिंट DF कंट्रोल एंटर। तो देखो अभी राम श्याम मोहन सीता ये तो थे ही हमारे DF1 में, अभी इसमें और ऐड हो गए मेघा और अमन। ठीक है। ये तो हमने वर्टिकली कंबाइन किया। अगर मुझे डेटा फ्रेम जो है वो कंबाइन करना हो हॉरिजॉन्टली, अगर मुझे हॉरिजॉन्टली डेटा फ्रेम को कंबाइन करना है तो उस केस में क्या करेंगे, तो पहला वाला जो अपना DF1 सेम ले लेते हैं। ठीक। और उसके बाद DF2 बना चुकी थी तो मैं DF3 नाम दे रही हूँ उसको। अब इसको मैं हॉरिजॉन्टली कंबाइन करना चाहती हूँ, मतलब मुझे क्या है, यहाँ पर एक और कॉलम ऐड करना है, तो उसके हिसाब से डेटा जनरेट करना होगा। ठीक है। तो मैं जैसे अगर फॉर एग्जांपल पहले तो डेटा फ्रेम कमांड यूज करेंगे। अब मुझे क्या चाहिए, एक कॉलम आ जाए भाई कौन सी क्लास में है ये लोग, इज इक्वल्स टू सी, क्लास आ जाए। क्लास में मैं लिख देती हूँ एक जना सपोज यूजी में है, एक जना पीजी में है। टोटल 6 पीपल हैं तो 6 लिखने होंगे मेरे को। नहीं, DF1 में मेरे पास टोटल 4 लोग हैं तो 4 लिखने होंगे। ठीक है। अब उसके बाद एक जना PhD कर रहे हैं और एक यूजी। दोबारा लिख। ठीक है। एंटर। अब उसके साथ साथ मैं बताना चाहती हूँ भाई ये कौन कौन से जेंडर है इन लोगों का वो भी बता देते हैं साथ में भाई। तो हम बताएंगे जेंडर, तो पहला मेल, दूसरा भी मेल, तीसरा मेल, चौथा फीमेल, इन्वर्टेड कॉमास में। ठीक। ये अपना डेटा फ्रेम तैयार हुआ। कॉमा लगाने का ध्यान रखना है। कंट्रोल एंटर, तो ये हमारा डेटा फ्रेम थर्ड आ गया। अभी मुझे क्या है, कंबाइन करनी है हॉरिजॉन्टली। ये डेटा फ्रेम 3 जो था DF3 वो यहाँ पर आ गया। क्लास यूजी पीजी PhD यूजी, जेंडर मेल फीमेल मेल फीमेल। अब कंबाइन करने हैं हॉरिजॉन्टली तो हम क्या फंक्शन यूज करेंगे, सी बाइंड। इसको नया नाम देना पड़ेगा तो मैं न्यू DF लिख देती हूँ। फिर उसके बाद मैं फंक्शन कौन सा यूज कर रही हूँ, सी बाइंड, क्योंकि मुझे वर्टिकली नहीं हॉरिजॉन्टली कंबाइन करनी है। किस किस को, DF1 को और DF3।
तो ये मेरा न्यू डीएफ यहाँ आ गया। 4 ऑब्जर्वेशन है, 5 वेरिएबल है, नेम, एज, जोन। ये तो डीएफ 1 में थे, क्लास, जेंडर डीएफ 3 में थे। ठीक। अभी मुझे डिटेल देखना है यहाँ पर कंसोल में, तो प्रिंट डीएफ, नहीं, नया नाम क्या दिया था, न्यू डीएफ। न्यू डीएफ लिख के एंटर। तो ये हमारा कंबाइन हो गया हॉरिजॉन्टली। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ होगा। अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वेक्टर्स। अगला हमारा डेटा स्ट्रक्चर है, सॉरी वेक्टर्स पढ़ चुके, फैक्टर्स। ठीक है। अब हम फैक्टर जो होता है, बेसिकली फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब होता है कि हम कुछ कैटेगोरिकल वेरिएबल्स लेते हैं जिनका ऑलरेडी मतलब आइटम तो जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या है, उसमें जैसे फॉर एग्जांपल जेंडर है, तो जेंडर में मेल फीमेल, तो ये आइटम हमारे फिक्स्ड है। या अगर हम इनकम ग्रुप की बात करें तो लोअर इनकम ग्रुप, मीडियम इनकम ग्रुप, हायर इनकम ग्रुप। तो इस तरीके से आइटम फिक्स्ड है। अब हम उनकी जो हायरार्की है वो या लेवल वाइज, या जैसे अगर हम बात करें लेबर की, तो लेबर में अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड। तो हम हमें ये तो पता है कि ये 3 कैटेगरीज आ रही है। अब हम इनको एक तो डिफॉल्ट, या फिर हम इनको क्या कर सकते हैं सीक्वेंस वाइज, कि भाई सबसे पहले स्किल्ड आना चाहिए, फिर सेमी स्किल्ड आना चाहिए, फिर अनस्किल्ड आना चाहिए, मतलब इनके लेवल्स जो सेट करें। इसके लिए अपन फैक्टर्स डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। ठीक है। तो पहले तो हमें क्या है, एक फैक्टर वेरिएबल बनाना है करेक्टर वेक्टर से। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला कमांड है हमारा कलर्स। सपोज कलर्स का करती हूँ मैं, तो कलर्स अभी नाम दे रहे हैं तो पॉपअप वाले पे सेलेक्ट करने का नहीं, ये साइन यूज करके। अब मैं इसमें कलर लिख देती हूँ, रेड, ब्लू, ग्रीन, फिर दोबारा लिख देती हूँ रेड, ग्रीन, ब्लू, रेड। ठीक है। तो ये तो मैंने वेक्टर बनाया, करेक्टर वेक्टर कलर्स का। तो ये यहाँ पर शो होने लगेगा। इसको मैंने कलर्स नाम दी है। कहाँ चला, ये रहा सबसे ऊपर कलर्स। तो करेक्टर इसमें दिख रहे हैं हमको, रेड, ब्लू, ग्रीन, रेड, ग्रीन, ब्लू, रेड, जो मैंने यहाँ लिखे थे वही सेम आ गए। ठीक है। अब मैं इसको फैक्टर में कन्वर्ट करूंगी, क्रिएटिंग अ फैक्टर वेरिएबल फ्रॉम करेक्टर वेक्टर। करेक्टर वेक्टर से मैं क्या है, फैक्टर वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ। तो मैंने इसको नाम दे दिया कलर फैक्टर, नाम दे रही हूँ, याद रखना। अब कमांड जो है वो क्या है, फैक्टर। ये पॉपअप हो रहा है, ये किसको देना है, ये जो वेक्टर बना हुआ है इसको फैक्टर बनाना है। तो मैं कलर्स, कंट्रोल एंटर। तो यहाँ पे कलर फैक्टर में फैक्टर आ गया विथ 3 लेवल्स, ब्लू, ग्रीन। और फिर इसने अपने आप इसको कोड दे दिए 3, 1, 2, मतलब अल्फाबेटिकली दे रहा है एक्चुअली ये। तो अल्फाबेटिकली ग्रीन जो था सबसे आगे आ रहा था, तो उसको 1 दिया हुआ है। फिर उसके बाद रेड कलर है, उसको 2 दिया हुआ है। और ब्लू जो है वो सबसे आखिरी में, उसको 3 दिया हुआ है, और उसको आगे कोड कर दिया है। बेसिकली फैक्टर का यही है पर्पस। तो ये तो हमने, अब इसको हम प्रिंट करके देखते हैं भाई कैसा आ रहा है। प्रिंट कलर फैक्टर। तो ये हमारा आ गया रेड, ब्लू, ग्रीन, जो हमने कलर लिखे थे वो, इसका लेबल्स ब्लू, ग्रीन, रेड। ठीक है। अब इसमें हम चेक करना चाहते हैं कि भाई लेवल्स क्या क्या है। तो ऑटोमेटिकली तो वैसे अल्फाबेटिकली आते हैं। अब हमें लेवल्स चेक करने हैं, तो हम कमांड यूज करेंगे लेवल्स। ठीक है। फैक्टर क्या है हमारा, कलर फैक्टर, उसको सेलेक्ट करा, कंट्रोल एक्टर। तो ये हो गया ब्लू, ग्रीन, रेड, इस सीक्वेंस में आया हुआ है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं मैन्युअली बताऊं कि इस सीक्वेंस में लेवल सेट करूं, तो स्पेसिफाई लेवल्स मैन्युअली।
ये मैन्युअली बताना चाहती हूँ कि भाई मेरे जो लेवल्स हैं वो उनको इसी सीक्वेंस में करो, तो वो नया बनाना पड़ेगा, तो मैं उसको नया नाम दे देती हूँ, कलर फैक्टर 1। ठीक है। अब फैक्टर, इसको पॉपअप वाले को सेलेक्ट, किस में एडिटिंग करनी है मुझे, ये जो ओरिजिनल कलर्स वाला है उसमें, तो मैं नाम दूंगी कलर्स, पुराना वाला वही सेलेक्ट करेंगे। अब मैं उसमें लेवल्स जो है उनको स्पेसिफाई कर दूंगी। इसके लिए सी फंक्शन का यूज करेंगे। अब मैं सबसे पहले लिख दूंगी रेड, कॉमा, फिर मैं चाहती हूँ कि भाई ब्लू आए, फिर मैं चाहती हूँ ग्रीन आए, कंट्रोल एंटर। अब मैं प्रिंट करके देखती हूँ कैसे आ रहा है। प्रिंट कलर फैक्टर 1, तो ये मेरे रेड ब्लू ग्रीन इस सीक्वेंस में शो होने लगा, लेवल्स हायरार्की जो है वो रेड ब्लू ग्रीन में शो होने लगे। मतलब अब जो है वो रेड को फर्स्ट दे रहा है, ब्लू को सेकंड, ग्रीन को थर्ड कोड दे रहा है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली कोड कर लेता है। अभी जैसे ये तो था कलर्स का, अभी अगर मेरे पास ऑर्डिनल डेटा है, सपोज हायरार्की बेस्ड, तो ऑर्डर्ड फैक्टर कैसे बनाना है। जैसे इनकम ग्रुप की बात करें या एजुकेशनल लेवल की बात करें, तो उस केस में हम ऑर्डर डेटा कैसे बनाएंगे। तो पहले एजुकेशन की बात करते हैं। सपोज, सब स्मॉल में लिखती हूँ एजुकेशन। अब मैं इसका डेटा क्रिएट करती हूँ। कोई बैचलर करके चुका है, किसी ने मास्टर्स कर ली, हायरार्की बना रही हूँ, बैचलर मास्टर्स, फिर किसी ने पीएचडी की है। इसमें क्या है, रिपीटेटिव है, तो वो आज जो है उसको कोड दे देगा अगर मैंने किसी आइटम को रिपीट किया हुआ है तो। हाई स्कूल, फिर मास्टर दोबारा आ गया, फिर बैचलर दोबारा आ गया। ठीक है, तो ये तो मैंने वेक्टर क्रिएट किया। अब मैं इस वेक्टर को ऑर्डर्ड फैक्टर में क्रिएट करूंगी, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर्ड फैक्टर क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगी, सपोज पहले तो इसका नाम बदलूंगी, तो मैंने इसको एजुकेशन को शॉर्ट में करके एडू फैक्टर कर दिया। अब मैं इसमें हायरार्की वाइज डिफाइन करना चाहती हूँ, और किसको एजुकेशन वाले में चेंज करना है, तो फैक्टर, इसको पॉपअप वाले को सेलेक्ट किया, किसको रेफर कर रहे हैं हम, ये जो एजुकेशन वाला वेक्टर बना था, तो एजुकेशन टाइप करेंगे, कॉमा। अब मैं लेवल्स जो है वो इसको बताना चाहती हूँ, भाई भाई जो बैचलर्स कर रहा है वो बाद में आएगा, पहले हाई स्कूल वाला सबसे फर्स्ट पे लिखना है अपन को, तो मैं इसको बोलूंगी लेवल्स इज इक्वल्स टू सी, इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट स्टार्ट, फिर इन्वर्टेड कॉमा में अपन एक एक बताते जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा भाई हाई स्कूल आएगा, फिर उसके बाद बैचलर आएगा, फिर उसके बाद मास्टर्स आएगा, उसके बाद पीएचडी आएगा। ठीक है, अब मैं इसको बता देती हूँ साथ में ही कि ये जो ऑर्डर है हमारा वो क्या है, ट्रू। तो सी वाला ब्रैकेट तो यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो इसके बाहर आके लिखना है फिर। ठीक है, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर बताएंगे इसको ऑर्डर इज इक्वल टू, अब जो ट्रू फॉल्स होते हैं वो लॉजिकल है, तो कैपिटल में पूरा लिखना है ट्रू, कंट्रोल एंटर। तो ये हमारा एडू फैक्टर करके आ जाएगा। यहाँ पे आ गया ये ऑर्डर्ड फैक्टर, 4 लेवल है, हाई स्कूल, बैचलर, और इस तरीके से ये शो कर रहा है। ठीक है, अब इसमें मुझे इसको प्रिंट करके देखना है, तो मैं क्या करूंगी, प्रिंट, ये कमांड यहाँ पे यूज किया, नाम था इसका एडू फैक्टर, एडू फैक्टर सेलेक्ट किया, कंट्रोल एंटर। तो मेरा ये आ गया हाई स्कूल, बैचलर, मास्टर, पीएचडी। यहाँ मास्टर्स था, यहाँ मास्टर है, इसीलिए गड़बड़ आ रही है। तो मैं क्या करूंगी, या तो यहाँ पे मास्टर्स कर देती हूँ अपने कमांड में। ठीक है, अभी इसको दोबारा कंट्रोल एंटर, फिर उसके बाद दोबारा प्रिंट। अभी देखो मेरा ठीक हो गया, बैचलर मास्टर्स, मतलब एक एक वर्ड और स्पेलिंग को चेक करते रहना है वरना गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ मास्टर में रह गया था, तो यहाँ पे आगे दोबारा करना पड़ेगा मास्टर्स, वरना वो उसको अलग टेक्स्ट गिन रहा है। अभी प्रिंट करके देखते हैं, अभी ठीक आ रहा है।
अभी पहले ये वाला कमांड दोबारा रन करना पड़ेगा फैक्टर का, फिर प्रिंट करते हैं। तो अभी आ गया बैचलर मास्टर्स पीएचडी हाई स्कूल मास्टर्स बैचलर, और सीक्वेंस हाई स्कूल बैचलर मास्टर्स पीएचडी, ये अपने लेवल्स आ गए। ठीक है, अभी ये तो हमने जनरल फैक्टर के बारे में समझा। अब इसकी कुछ अदर इंफॉर्मेशन, जैसे मुझे लेंथ जाननी है फैक्टर की, लेंथ फैक्टर की जाननी है, तो उसके लिए मैं क्या कमांड यूज करूंगी, लेंथ। फैक्टर का नाम क्या है हमारा, सपोज फैक्टर का नाम है, ये वाला ही ले लेते हैं, एडू फैक्टर वाला। कंट्रोल एंटर, तो इसमें 6 आइटम है, ये हमने जो 6 आइटम्स लिखे थे वो 6 आइटम्स अपने शो करेगा। ठीक है, अगर कोई मुझे स्पेसिफिक आइटम को सेलेक्ट करना है, एसेस करना है फैक्टर में से, तो मैं क्या करूंगी, एसेस स्पेसिफिक आइटम, तो मैं यूज करूंगी प्रिंट कमांड का। ठीक है, किस में से करना है, तो मेरे को एडू फैक्टर वाला जो फैक्टर मैंने क्रिएट किया है उसमें से करना है। एक्सेस करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट, कौन सी पोजीशन पे, सपोज मुझे सेकंड पोजीशन पे जो आइटम है उसको एक्सेस करना है, तो 2 लिखूंगी, एंटर। तो मुझे पता चल गया सेकंड पोजीशन पे क्या लिखा था, मास्टर्स। ठीक है, सिमिलरली अब मुझे सेकंड पोजीशन पे नहीं करना, सपोज मुझे करना है फोर्थ पोजीशन पे, तो मैं क्या करूंगी, दोबारा कमांड लिख के 2 की जगह 4 लिख दूंगी, कंट्रोल एंटर। तो फोर्थ पोजीशन पे हाई स्कूल था, तो हाई स्कूल शो होने लगा। ठीक, अगर मुझे कुछ वैल्यूज जो है वो मॉडिफाई करनी है, मॉडिफाइंग वैल्यूज इन फैक्टर, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर जैसे फोर्थ पे वैल्यू इंटरमीडिएट जो लिखी है उसको, फोर्थ नंबर पे हाई स्कूल लिखा है उसकी जगह मुझे इंटरमीडिएट लिखना है। फोर्थ एलिमेंट जो लिखा हुआ है हाईएस्ट, रिप्लेस विद इंटरमीडिएट, ये टेक्स्ट है तो यहाँ हैशटैग लगाती हूँ पहले। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले किसमें रिप्लेसमेंट करनी है, एडू फैक्टर में, तो एडू फैक्टर लिखा। अब इसमें कौन सा एलिमेंट एसेस करना है, फोर्थ, एसेस करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट 4 लिखेंगे। ठीक है, असाइनमेंट का साइन, इन्वर्टेड कॉमा में मुझे चाहिए क्या, इंटरमीडिएट लिख कर आए, कंट्रोल एंटर। प्रिंट करके अब मैं इसको देखूंगी जरा कि क्या आता है, एडू फैक्टर। तो ये देखो, अब यहाँ पर लेवल्स जो है उनको भी मॉडिफाई करेंगे, तो जैसे इसमें इंटरमीडिएट जो था वो मेरे लेवल्स में नहीं था, तो वो हमको एनए बोल रहा है, मतलब हमें जो आइटम हमारे लेवल्स में है उन्हीं को उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके सिवा नहीं कर सकते। जैसे अपने पे पीएचडी ऑलरेडी था, तो मैं इसमें अगर पीएचडी लिख दूंगी तो वो उसको तुरंत से फटाफट से रिप्लेस कर देगा। अभी प्रिंट करके देखते हैं, अब इसको कंट्रोल एंटर, तो इसने रिप्लेस कर दिया। अब बैचलर मास्टर्स पीएचडी पीएचडी, फोर्थ पोजीशन पे वैसे हमारा पीएचडी नहीं था, यहाँ पर देखो फोर्थ पोजीशन पे हमारा हाई स्कूल था, अभी इसने पीएचडी बता दिया। तो ये हमने किया था फैक्टर। 4 डेटा टाइप्स हम कर चुके हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स, पहला वेक्टर किया, फिर उसके बाद लिस्ट करा, फिर उसके बाद हमने डेटा फ्रेम करा। आज हमने डेटा फ्रेम अच्छे से कंप्लीट किया और फैक्टर कंप्लीट किया। लास्ट हमारा डेटा स्ट्रक्चर बचा है मैट्रिक्स, तो अगले लेक्चर में मैं कवर करूंगी मैट्रिक्स डेटा स्ट्रक्चर को, हम पैकेजेस को कैसे इंस्टॉल करें, हम जो भी हमारे पैकेजेस हैं उनको लोड कैसे करना है, और जितने हमारे इनबिल्ट डेटा सेट्स हैं उनको कैसे इंपोर्ट करें, अगर एक्सेल की फाइल है या सीएसवी फाइल है तो उनको कैसे इंपोर्ट करें, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।